आज तहसीलदार महोदय श्रीमान सुखबीर सिंह जी आए और जैसा कि हमारा समर कैंप वैदिक समर कैंप है संस्कृति संस्कार और संस्कृत पर हम विगत एक सप्ताह से आप लोगों को सिखा रहे हैं। आप लोगों को इस तरीके से उन सब चीज़ों को सीख भी रहे हैं और उनका प्रस्तुतिकरण भी बेहतर आ रहा है आज के एक क्लास के लिए, क्योंकि सभी युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर एक तमन्ना होती है कि हमें पढ़ लिख करके प्रशासनिक अधिकारी बनना है, बड़े धैर्य और सूझबूझ के साथ में अपने निर्णय देने हैं। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों का भी एक अपना सत्र रहे ताकि उनके क्या विचार रहते हैं, उनका किस तरीके से अपने आप को खपा करके अपनी सफलता तक पहुँचने का उनके अंदर जज्बा रहता है, उसको सिखाने के लिए, उसको बताने के लिए कुछ ऐसे टिप्स जो आप बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, उसके लिए तहसीलदार महोदय आए हैं। और जो भी कुछ आपको बताते हैं आप लोग उनको समझिएगा, सुनिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करें ताकि आप उससे प्रेरित हों उनकी बातों से और अपने अंदर अपनी सफलताओं को लेकर के जो आपने मन बना रखा है उसमें कहीं ना कहीं पर तहसीलदार साहब की बातें, उनकी बताई हुई आज की क्लास में चीज़ें आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होंगी। अभी उनका संबोधन शुरू होगा। 14 घंटा अग्रे लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मूले तु गोविंदा प्रभाते वरदक्षिणं समुद्रवश्ये देवी वरदक्षिणमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं समक्षमे। तुमने हमारी पुरानी याद दिला दी। नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मुझे लगता है मैं बचपन में जब पढ़ता था बेटा तो हम भी यही प्रार्थना करते थे, प्रादे वसव लक्ष्मी करमूले सरस्वती। खैर बैठ जाइए, आप लोग आराम से बैठ जाइए। तो आप लोग किस किस क्लास के बच्चे हैं लगभग? कितने क्लास से कितने क्लास तक? हाँ, ये किस क्लास में पढ़ते हैं लोग? कोई क्लास नहीं है। अच्छा, जो भी है सब जीरो से लेके अच्छा सब इंटर। चलिए, मेरा नाम सुखबीर सिंह है। 501 is now connected. क्या दे रहे हैं क्या? हालांकि अभी मेरी आवाज़ वैसे तेज हो जाएगी अपने। अच्छा तो रहने तो गड़बड़ करेगी भाई। बेटा मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुखबीर सिंह है और मैं आपकी इस तहसील में तहसीलदार हूं। इसके अलावा साहित्य से और बाकी सब चीज़ों से गहरा नाता रखता हूं। तो मुझे बताया गया, भैया ने बताया कि मैं आप लोगों के पास आऊं और अपने जीवन के अनुभव से आप लोगों को अनुप्राणित करूं, आपको बताऊं कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा या कैसे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है? अच्छा ये आप में सबसे बड़ी उम्र का लड़का कौन है या बच्ची कौन है? सबसे बड़ी उम्र आपकी कितनी उम्र है? लगभग 16 साल। बस 16 साल या 18 साल का भी कोई है? सब लोग 16 साल मैक्सिमम है। ठीक, मेरे लिए बताना ज़्यादा आसान रहेगा। दूसरी बात यह है, देखिए कि मैं आपको यहाँ डराऊंगा भी नहीं, मैं आपको बस एक थोड़ा सा रास्ता दूंगा। आने वाला समय थोड़ा सा कठिन होगा। बात आप समझ रहे हैं? जैसे इस समय आप गर्मी का प्रकोप देख रहे हैं ना, धीरे धीरे गर्मी और बढ़ेगी। आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले हम लोगों को बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती थी एसी या पंखे की। मैं गांव का रहने वाला एकदम व्यक्ति हूँ। मैंने अपनी कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूर्ण रूपेण गांव से की। मेरा गांव पड़ता है महाराजगंज जिला। आप लोगों ने कोई सुना होगा, नहीं सुना होगा तो गोरखपुर का नाम जरूर सुना होगा। तो गोरखपुर से जब आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो महाराजगंज जिला पड़ता है नेपाल के बॉर्डर पर। एक तरफ उसका बॉर्डर छूता है बिहार से, दूसरी तरफ छूता है नेपाल से। तो एक तरह से समझ लीजिए कि मैंने नेपाल का भी कल्चर देखा, मैंने बिहार का कल्चर देखा, यूपी का कल्चर देखा। पढ़ाई मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपनी तैयारी दिल्ली में की, तो मैंने पश्चिम का भी कल्चर देखा। जब मैं दिल्ली में रहा तो मुझे लगभग पूरे भारत के लोगों से मिलने का मौका मिला। ठीक है, फिर ऐसा सुयोग बना कि मैं
मुझे जो है इस सेवा में आने से पहले ही मैं जिस सेवा में था तो वहाँ से मुझे विदेश जाने का भी मौका मिला। तो मतलब एक लंबा जो है क्षेत्र घूमने का मौका मिला। तो उस समय देखिए हम लोगों को गर्मी नहीं लगती थी, या हम लोगों के पास इतनी सारी जो है संस्कार हमको मिले हुए थे, अभी नहीं है, संस्कार दिए जाते हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि प्रकृति की ओर जाते थे, प्रकृति से ताना बाना बुनते थे, अपना जो चीज़ें हैं प्रकृति के माध्यम से करते थे। अच्छा, प्रकृति से जब जुड़ाव की बात आती है तो जो आप वैदिक कैंप कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को वैदिक तौर पर क्या क्या बताया गया, वैदिक कैंप के तौर पर क्या क्या किया जाता है, लेकिन जो वैदिक काल है अपना ना, ये मुझे बहुत पसंद है। वैदिक काल के बारे में उनको बताया गया कि नहीं ये हुआ? कुछ हल्का सा मैं आपको बताता हूँ। वैदिक काल जो है ना, बहुत मज़ेदार काल होता है। आपका एक ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, जब ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वैदिक काल मान के चलिए कि आज से लगभग 3500 साल पहले, 3500 साल से लेके मतलब 3000 साल का। तो एक बात आप लोग जानते हैं ना, जो आप लोगों ने BC पढ़ा होगा कि बिफोर क्राइस्ट, जब आप कोई भी तिथि लेते हैं तो 500 ईसा पूर्व, 500 BC, 1500 BC, तो उसी में मैं बता रहा हूँ कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक क्या था, ऋग्वैदिक काल। और फिर वहाँ से 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मान लीजिए उत्तर वैदिक काल था। लेकिन अगर पूरा कहें तो हमारा जो वैदिक पीरियड है लगभग 1000 वर्ष का। तो आज जो भारत आप देखते हो ना, यह वस्तुतः उसी वैदिक काल का एक प्रक्षेपण मात्र है। जब हम यज्ञ करते हुए पाते हैं, जब हम पूजा करते हैं, जब हम ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, या हम गाय की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम पहाड़ की, अग्नि की, वन की, सर्प की पूजा करते हैं, कई जानवरों की पूजा करते हैं, तो ये सब हमको वैदिक काल से। लेकिन जब कभी आप इसके तह में जाते हैं तो आप ये पाते हैं कि ये महज धर्म से जुड़ करके नहीं। जो हमारे वैदिक काल की खूबसूरती है, वो खूबसूरती इस बात पर है कि उसने हमको जीवन जीने का सबसे बढ़िया तरीका दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठिए। उसी समय हमारा योग विद्या शुरू हुई, तो हमने वहाँ से सूर्य नमस्कार शुरू किया। वो अलग बात है, मुझे देख के आपको लगता होगा मैं सूर्य नमस्कार कभी नहीं किया। जाहिर सी बात है, मुझे भी योग करना चाहिए। वो जो है रामेंद्र जी ने जो है सूर्य नमस्कार अच्छी तरीके से। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना कि मैं जो है मुझे कराएंगे तो सूर्य और नमस्कार दोनों वाला अलग कुछ खाएंगे, तो क्या कहा जाए। लेकिन जब मैं बात करता हूँ जीवन शैली की, तो वह जीवन शैली को ही वैदिक काल देता है। मतलब मुझे वैदिक काल कितना सुंदर लगता है, कितना खूबसूरत लगता है, आपको मैं बता भी नहीं सकता। अब दिल्ली में एक जगह है अक्षरधाम मंदिर, कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप जाइएगा। तो अक्षरधाम मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक उनका वो है, एक तरह समझ लीजिए कि एक उन्होंने वीथिका बनाई हुई है, जिसके अंदर आप जाते हैं तो पूरा, एक तो स्वामी नारायण का मंदिर है जो अक्षरधाम मंदिर है, जो श्री स्वामी नारायण भगवान का मंदिर है। तो वो वहीं अपने बस्ती के आसपास के पैदा हुए थे और वहीं से वो अयोध्या होते हुए फिर वो पूरे भारत में भ्रमण किए थे। तो उन्हीं का वो मंदिर है स्वामी नारायण जी का। तो उनकी यात्रा दिखाई जाती है, लेकिन बाद में वो जा कर के एक पूरा उन्होंने, मतलब आप समझिए कि एक बहुत अच्छा सीनरी टाइप एक उन्होंने बना रखा है। तो उसमें पूरा वैदिक पीरियड उन्होंने दिखाया है। तो एक बीच में नदी टाइप बना रखी है, उसी पर आप नाव पे बैठते हो और पूरा वैदिक पीरियड देखते हुए आते हो, तो आपको इतना अंदर से प्रसन्नता होगी, कितना खूबसूरत वैदिक काल था। तो मेरा एक मतलब रिकमेंडेशन है कि जब कभी दिल्ली जाना हो भविष्य में कभी भी, तो एक बार जरूर वहाँ स्वामीनारायण मंदिर जाइए, अक्षरधाम मंदिर। तो जो मेरा कहने का देखिए एक अनुभव वहाँ से मिला। तो वैदिक काल हमको इस तरीके से ले जाता। मेरे पास बोलने का समय है ना? हाँ, मतलब कोई टाइम बाउंड तो नहीं 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 है? नहीं नहीं। वो ठीक है। तो जब हम वैदिक काल में जाते हैं तो वहाँ से फिर आप प्रत्येक चीज़ पाते हो जो आज आप देखते हो। जैसे शादियाँ हम करते हैं, विवाह करते हैं ना, तो विवाह के 8 प्रकार हमारे वैदिक एज में हैं। हम धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं तो हमें वैदिक काल से मिला। जब हम जो है मतलब जब एक आप समझिए कि जैसे यज्ञशाला बनाते हो ना, उसमें देखा जाता है कि ऐसे इसकी आकृति रहेगी, वो रहेगी, सब कुछ वैदिक काल से मिला। मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ आपको कि वैदिक काल
इतना बढ़िया काल है कि जितना आप सोच नहीं सकते। फिर वहीं से निकलती है हमारे संघर्ष, या फिर हम फिर क्या करें, बात सुन रहे हैं? तो वहीं से हमको पहली बार कृषि देखती है, मेरे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, या हम कृषि करते हैं बड़े पैमाने पर गाय रखते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा कि गाय को हम इतना महत्व क्यों देते हैं? कोई बताना चाहेगा? मैं वो वाला नहीं सुनूंगा जो धर्म वाला है, मैं सुनूंगा वैदिक काल से कैसे वो जुड़ करके गाय को हम महत्व देते हैं। कोई बताने चाहेगा? चलो बताओ। गाय का दूध माँ के दूध के बराबर होता है। गाय का दूध माँ के दूध, बहुत बढ़िया बात बताई। और कोई बताएगा? मैं आपको हिंट देता हूँ, हमारे जीवन के हर पहलू में गाय समाहित है। चाहे वो बात पोषण की है, चाहे वो बात फसल की है, चाहे वो बात घर की शुद्धता की है, किसी भी तरीके से। कोई और बताएगा? चलो मैं बताऊँ। सर अभी गाँव में जाते हैं हम लोग, घर में गाय के गोबर से पुताई होती है बहुत बढ़िया। और हम लोग खाए के सब दूध से ही हरी चीज़ें होती है, जैसे घी, दही, मट्ठा सब। बहुत बहुत। देखिए एक चीज़ आप बताओ। सर गाय हमको दूध देती है, उससे वो घी, दही, माखन बनता है, उससे हम लोग ताकतवर होते हैं, उससे हमको ताकत मिलती है, इसलिए हम बड़े बड़े काम आसानी से कर पाते हैं। और वो गांव में आप जाएं तो कच्चे घरों में गाय का गोबर से लीपा जाता है और गौमूत्र छिड़का जाता है। एक चीज़ आप लोग इसलिए नहीं बता पा रहे हो जो और उसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने भी वो चीज़ देखी ही नहीं होगी। उसकी जगह आज के समय में मशीनों ने ले लिया है। वो है बैल, जो हमको दिए जाते थे बैल। गाय हमेशा अपने बच्चों के रूप में क्या पैदा करती है? या तो गाय पैदा करेगी या बैल पैदा करेगी। उस बैलों का प्रयोग हम लोग क्या करते थे? खेती में करते थे। यानी जो हमारे कृषि, जो हमारा बेस है हमारी पूरी इकोनॉमी का, हमारी अर्थव्यवस्था का, तो वह बेस कहाँ से निकल के आता? हमारे गाय से निकल के आया। इसीलिए धीरे धीरे जो गौवंश है, उस गौवंश को पूंजी माना जाने लगा। और एक वैदिक काल तक आते आते ये होने लगा कि जिसके पास ज़्यादा गायें होंगी वो सबसे धनी होगा, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, वो बलशाली होगा, वो ताकतवर होगा, वो समाज का सबसे ऊंचा व्यक्ति माना जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाने लगा, जो युद्ध होने लगे वो गायों के आधार पर होने लगे कि कौन कितनी गाय ले आ रहा। बात आप सुन रहे हो? क्योंकि गाय क्या हुई, अंत में आपको वह पोषण दे रहा है, वो आपके घर को ठीक कर रहा है, और सबसे बड़ी बात आपको जो भोजन के लिए जो अनाज चाहिए, उन अनाज को पैदा करने के लिए गाय ये बेस बन गया। बात समझ पा रहे हो? तो मैं जो आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता, वैदिक काल इतना डिटेल में आप लोगों ने बताया तो नहीं चाहिए। तभी हुए 4-5 दिन में केवल जैसे कल चंदन के विषय में बताया था कि कैसे कैसे और उसके रूप क्या। नहीं तो मैं आपको इसलिए बताया कि थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको मैं जगाऊं कि जब आप कभी पढ़िए, जब आप पढ़ते रहोगे आगे ना, तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये रहेगी मेरी आपसे कि जब थोड़ा और पढ़ना शुरू करिएगा तो एक बार ज़रूर इसको पढ़िएगा। बस बेटा 1 मिनट का फ़ोन उठाओ। जी भैया, हेलो, हाँ भैया आवाज़ आ रही है। अच्छा, वो सुबह फिर आया भी जब पढ़वा, लेकिन बहुत लो बोलते थे। चलिए मम्मा दीजिए। हाँ, क्योंकि हमारा इन्वर्टर हो गया। चलिए ठीक है। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि जब आप आगे पढ़ाई करिएगा ना तो इतिहास जरूर पढ़िएगा। और जब आप इतिहास पढ़ोगे ना तो ये भले आप जो है मध्यकाल का इतिहास ना पढ़िए, लेकिन हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास आप देख सकते हैं। जो प्राचीन ऐसे मतलब नहीं कुछ करना है तो शौक के लिए पढ़ना, तो शौक के लिए भी कई किताबें आती हैं, जैसे आर एस शर्मा की एक किताब आती है प्राचीन भारत का इतिहास, आप वही जाइए, वही पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। तो जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपको अपने भारत की जो असली पहचान है वो आपको जान के इतना आश्चर्य होगा कि आज जो दुनिया आपके सामने जब खड़ी होती है वो ये कहती है कि हमने टेक्नोलॉजी कहती है ना, हमने ये किया। जब आप कभी महाभारत, कभी मौका लगे तो महाभारत पढ़िए, मैं कोई भी महाभारत पे भी सीख बताइए।
लोगों को एक दिन महाभारत पे कुछ थोड़ा सा बताइए। इसके पूरे कर्तव्य बताइए। लेकिन श्याम किशोर भैया एक दिन महाभारत का एक बेस रखिए इन लोगों को, थोड़ा महाभारत में बताइए कि क्या क्या है। मैं थोड़ा आप लोगों को हिंट दे देता। जब आप पहली बार न्यूक्लियर वॉर की बात करते हो ना, पढ़ा होगा आपने अखबार में, परमाणु बम होता है। भारत में पहली बार परमाणु बम जैसी चीज़ों का प्रयोग महाभारत काल में हुआ। जो आप ब्रह्मास्त्र सुनते हो ना, तो बेसिकली ब्रह्मास्त्र वो कुछ नहीं था, परमाणु बम। ये भारत की टेक्नोलॉजी में बना है। जब आप बात करते हो चिकित्सा की, जब आप देखते हो कि आज दुनिया कहती है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा बदल दिया, आपने सुना है ना। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मैं आपको दूँगा, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, उसके बाद की बात बताऊँगा। ये लगभग आज से 2500 साल पहले की बात है। एक विद्वान अपने घर में थे, अपने बच्चों और को डांट 2500 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ। तो उसमें एक विद्वान अपने घर पर रात में लेटे हुए थे, लगभग 10 बजे का समय रहा। एक आदमी उनका दरवाज़ा खटखटाता है। तो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक व्यक्ति लहूलुहान था, और एक शेर ने क्या किया है कि उसको पंजा मारा, और उसकी पूरी नाक जो है गायब हो गई। बात समझ रहे हैं? तो आप सोचिए कि आज से 2500 साल पहले अगर किसी का नाक जो किसी की नाक किसी शेर के पंजे से गायब हो जाए, तो आपको उम्मीद है कि ये नाक कभी आ सकती है वापस? आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन 2500 साल पहले की ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ। वह व्यक्ति बुलाता है उस व्यक्ति को अंदर, जो घायल व्यक्ति है, उसको लिटाता है और उसको कहता है तुम परेशान ना हो, मैं अभी तुम्हारा इलाज ठीक से करता हूँ। और वह इलाज के लिए अपना औजार निकालता है, इक्विपमेंट निकालता है। लगभग मान के चलिए 20-25 तरीके से ये औजार थे, कुछ काटने वाले, छीलने वाले, सिलने वाले, इस तरीके के औजार। और औजार निकालता है, जो व्यक्ति है उसके घाव को साफ करता है कॉटन से। कॉटन हमारे यहाँ बहुत पहले से, कॉटन हमारे यहाँ आज से लगभग 5000 साल पहले से ही, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन सुना होगा, उसमें से ही आती थी। तो कॉटन था हमारे पास। तो कॉटन से साफ़ किया, और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि उसने उस व्यक्ति को 1 गिलास मदिरा दी, मतलब उसको जो भी आप समझ लीजिए, उसको शराब पिलाई। अब शराब उसने क्यों पिलाई? ताकि वो आदमी उसको पीते ही तुरंत जो है बेहोशी की हालत में चला जाए, और उसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन करें तो उसको दर्द ना हो। बात समझ रहे? उन्होंने क्या किया कि उसके जान से उसके जो थोड़ा सा मांस काटा, मांस को ठीक तरीके से उन्होंने नाक पे सेट किया, और उसके बाद एक तिकोनी पत्ती होती है, उसको लेकर उस पत्ती से उसको सेट किया, और सेट करने के बाद कहा कुछ दवाएं दी, मतलब कुछ दवाएं क्या, मतलब कुछ औषधियाँ दी, और उससे कहा कि जाओ 15 दिन बाद लौट के फिर आना। अच्छा हाँ, उसने बीच में बताया, और 2 डंठल लेके उसके नाक के छेद बनाए, और छेद बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, कहा कि तुम ऐसा है जाओ 15 दिन बाद फिर आना। 15 दिन बाद वो आदमी आता और उसकी पूरी नाक वापस आती। पहली बार प्लास्टिक सर्जरी दिखती है 2500 साल पहले, और उस व्यक्ति का नाम था सुश्रुत। अपने देश के व्यक्ति थे, और दुनिया ने प्लास्टिक सर्जरी पहली बार सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है। और ऑपरेशन के लिए सबसे पहली बार जो इक्विपमेंट उन्होंने बनाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आज भी वही इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है। आप समझे? जब आप बात करते हैं चरक की, आपने कनिष्क का नाम सुना होगा, शायद सुना हो, ना सुना हो कोई बात नहीं। कनिष्क एक राजा था, उनके दरबार में एक वैद्य रहा करते थे, उनका नाम चरक। जितना आप मेडिसिन देखते हो ना, वो बुखार की दवाई, खांसी की दवाई, और इस तरह की बहुत गंभीर बीमारियों की दवाई, उसकी दवाई सबसे पहली बार चरक ने दिया। उनको मेडिसिन का पिता कहा जाता है। आज के समय में चरक से सीख करके दुनिया आगे बढ़ रही है। और एक समय बीच में हमारा ऐसा आया जब हमको वही कहा गया कि हम एकदम अंधकार काल में, कुछ नहीं हमारे पास। लेकिन आप विश्वास करिए कि वो कुछ नहीं जो था, वो पता नहीं कैसे कुछ नहीं हो गया, भगवान जाने। लेकिन असलियत ये थी कि भारत ने सबसे पहली बार प्लास्टिक सर्जरी की, भारत ने पहली बार मेडिसिन लाया, भारत ने पहली बार न्यूक्लियर जैसी चीज़ों, भारत की टेक्नोलॉजी आपको बताऊँ, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी आपको बारे में, आपने कोई सोमनाथ मंदिर का नाम सुना है?
जा भी चुके हो बेटा। सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ था। एक मिनट हो सर जी सर, कहाँ सर? ठीक से बनवा देता हूँ। चल रही हाँ, सोमनाथ मंदिर। तो आप लोगों को बताऊं कि सोमनाथ मंदिर पे क्या हुआ था कि महमूद गजनवी का अटैक हुआ था और उस अटैक में सोमनाथ को लूट लिया था। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 1026 ईस्वी के आसपास की घटना। देखो मैं तिथियाँ भूल रहा हूँगा क्योंकि बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, मैं चीज़ों को अब उतना नहीं पढ़ पाता हूँ काम के सिलसिले के। तो 1026 की या 1017 दोनों में से कोई एक तिथि है जिसमें सोमनाथ को उसने अटैक किया। या तो उसका 26वां अटैक रहा होगा या 1017 ईस्वी रही होगी, आप लोग चेक कर लेना। खैर, सोमनाथ पर जब अटैक हुआ तो जो सोमनाथ पर आक्रमणकारी गए उन्होंने देखा जो शिवलिंग था ना, वो शिवलिंग हवा में लटका हुआ। ये मतलब ये रिकॉर्डेड फैक्ट है कि पूरा जो सोमनाथ मंदिर का जो शिवलिंग था वह शिवलिंग पूरी तरीके से हवा में लटका हुआ था और उसको मैग्नेटिक एलिवेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और उस मैग्नेटिक एलिवेशन टेक्नोलॉजी को आज भी कायदे से ठीक तरीके से दुनिया दोबारा नहीं कर पाती। और सोमनाथ मंदिर कब बना था ये तो हम लोगों के लिए भी सोचने वाली बात है। माना यह जाता है कि उसको पांडवों ने उसको बनवाया। तो जब वो सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग, सोचिए कि मैग्नेटिक एलिवेशन की टेक्नोलॉजी आज नहीं, आज से 2500, 3000, 4000 साल पहले जब दिखती है तो आपको क्या भरोसा नहीं होता कि टेक्नोलॉजी हमारी कितनी आई। फिर उसको जब उन लोगों ने उस शिवलिंग को छेड़ा तो वह शिवलिंग डिस्टर्ब हुआ। जब वो डिस्टर्ब हुआ तब वो नीचे गिरा। तो वो आज जो स्थापित था वो जमीन का स्थापित, लेकिन एक समय था जब वो हवा में लटका। बात आसान कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार इन सब चीज़ों को पढ़िए और जो हमारे ये अनुभव हैं, ये अनुभव हमारे इसी से बेसिकली जो आज हम जो कुछ भी हैं वो हम इन्हीं पढ़ाई की वजह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हैं। इसीलिए जो हमारा वैदिक काल का जो पढ़ाने का तरीका था, जो गुरुकुल पद्धति थी, तो गुरुकुल पद्धति हमेशा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर रही है। लेकिन जब 1833 में मैकॉले का जब नई शिक्षा नीति आई तो उसको बदल दिया गया। उसको दो तरीके से किया गया कि हम काले अंग्रेज पैदा करेंगे ताकि हम ये बता सकें कि तुम हमारे मैनचेस्टर के बने हुए कारखानों के बने हुए कपड़े, यानी कि जैसे जीन्स हो गया, टी शर्ट हो गया, जैसे मैंने जो पहन रखा है, या पैंट शर्ट कोट हो गया, हैट हो गया, टाई हो गया, तुम हमारे ये पहनो। और ये हम तब पहनेंगे जब हम ये बता पाएंगे कि हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो धार्मिक रीति रिवाज, हमारी जो चीज़ें हैं वो खराब हैं। बात आप समझ रहे? तब हम इस चीज़ों को बता पाएंगे कि तुम हमारी चीज़ पहनो, ये अच्छी है। तो बेसिकली जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति हमारे देश में आई वो बेसिकली उपभोक्तावाद को देने वाली पद्धति थी कि आप हमारे बनाए हुए कपड़े पहनो, हमारे बनाए हुए खाने को खाओ, हमारी बनाई हुई शिक्षा को पढ़ो। और भी किसमें पढ़ो? अंग्रेजी भाषा में पढ़ो। ठीक है, भाषा कभी गलत नहीं होती। इस दुनिया की इतनी भाषाएं हैं जितनी आप गिन भी नहीं सकते। और भाषा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। भाषा किसी भी समाज की हजारों साल की मेहनत का, उसके संस्कार का, उसकी संस्कृति का एक बहुत बड़ा पैमाना होती है। इसी में जब भाषा मरती है तो ये किसी का नुकसान नहीं, ये पूरे समाज का नुकसान होता है जब कोई भाषा मरती है। आज के समय में कुछ स्थितियाँ भाषा पे ऐसी हैं कि लगभग 1200 भाषाएं ऐसी हैं जिसको बोलने वाले मात्र एक परिवार के लोग बचे हैं। तो भाषाविदों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि इन भाषाओं को बचाया कैसे जाए। आप आसान रहे। खैर, मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आई तो उसने क्या किया, क्लर्क बनाने के लिए कि आप नौकरी पाओ। बात आप समझ रहे? तो नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करवाई। लेकिन हमारी जो वैदिक शिक्षा पद्धति, गुरुकुल पद्धति, वो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम करती है। और उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उस गुरुकुल में प्रत्येक समाज का व्यक्ति पढ़ता है, प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति पढ़ता है। ये इससे बड़ा महाझूठ कोई हो ही नहीं सकता है
कि उस समय जो है सबसे निचले तबके को पढ़ने से वंचित किया। इससे बड़ा महाझूठ कोई हो ही नहीं। गुरुकुल में गुरु सबको शिक्षा देता है, सबको देने की शिक्षा भले उसके अलग हो, लेकिन शिक्षा वो सबको देता है। इस महाझूठ से आप लोग जरूर बचे रहिए। जब आपको कोई आके खड़ा हो कि ये कहता है कि हमको तो सताया गया, हमको तो ये है, वो सब इस मामले हमको पढ़ने से इनकार किया गया, ऐसा नहीं। चीज़ें समय के साथ बदलती गई, उनका रूप बदलता गया, उनको खराब किया गया। तो जब मैं बात करता हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट है जब आप पढ़ते हो। जैसे मैंने अपने लिए क्या किया, मैंने जब पढ़ाई शुरू की तो आप विश्वास नहीं करो, कभी भी मैंने नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं की। मैंने हमेशा पढ़ाई की अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कि ताकि मेरा व्यक्तित्व अच्छा हो। जब मैं किसी के सामने खड़ा हूँ, बोलूँ, बात करूँ, तो लोगों को ये लगे कि हाँ ये आदमी पढ़ा लिखा है। बात आप समझ रहे हो, ये समझदार। कभी भी पढ़ाई इस लिहाज से मत करिए कि मुझे नौकरी ली। पढ़ाई इसलिए करिए कि इस समाज के लिए एक अच्छा व्यक्ति बने, इस समाज को हमें कुछ वापस करना है। इस समय जैसे सबसे ज़्यादा वापस करने की ज़रूरत, जो मैंने सबसे शुरू की लाइन की थी, मैं वहीं पर ला के आपको ख़त्म करता हूँ। वो सबसे बड़ा वो है कि एक समय था कि जब हमने इस प्रकृति की रक्षा के लिए हर चीज़ की। आपने कभी सोचा कि हम पीपल को क्यों नहीं काटते? आपने कभी सोचा? आपने ये सुना होगा कि पीपल पर भगवान बसते हैं। आपने ये सुना होगा कि पीपल पर देवता वास करते। आपने ये देखा होगा कि पीपल की पूजा की, पढ़ा है ना। लेकिन आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो वैदिक काल वाले मनीषी थे ना, अपने बड़े चालाक थे। ये लोगों ने हर चीज़ को उससे जोड़ दिया ताकि हम प्रकृति की रक्षा कर सकें। इस चीज़ के विषय में बच्चों को शायद सबको बताया गया है कि बताया। तो आप जैसे क्या करते हो, पीपल क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देता है। नीम क्या है, नीम के बारे में जो हम कहते हैं, नीम मत काटो। तुलसी की पूजा करो। क्यों पूजा करो भाई, आखिर बात क्या है? जरूरी नहीं है। देखिए, ईश्वर तो भाई कण कण में विराजमान है। इस पूरे ब्रह्मांड का कोई ऐसा कण नहीं होगा जिसमें ईश्वर नहीं। तो फिर ऐसी क्या बात है कि जो है आप क्या करते हो, बबूल के पेड़ को काट देते हो, आप तुलसी के पेड़ की पूजा करते हो। बात समझ रहे हो भाई? वृक्ष तो उसमें भी जान है, बबूल में भी जान, तो तुलसी के पौधे में भी है। ईश्वर ने बबूल को भी बनाया, ईश्वर ने तुलसी को भी बनाया। तो उसके पीछे की वजह उसका औषधि गुण। जब आप तुलसी के औषधि गुण पर जाते हैं तो आपको दिखता है कि नहीं भाई, ये तुलसी हमारे आंगन में रहनी चाहिए। तो यानी जिस प्रकृति को प्रेम करना हमारे मनीषियों ने सिखाया, मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर इस प्रकृति को हमने वापस नहीं किया तो यह प्रकृति हमारे लिए बहुत घातक रूप लेकर के हमारे सामने है। बात समझ रहे हैं? तो मेरा ये कहना है कि आप पढ़ाई करिए। देखो बेटा, मैं अपने अनुभव से इस जीवन का बता रहा हूँ। पढ़ना एक बहुत बेहतर चीज़ है। आप खेलिए, खेलना बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको खेलना भी चाहिए, आपको घूमना भी चाहिए, आपको कल्चरल प्रोग्राम में भी अपने आप को डेवलप करना चाहिए, अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए। लेकिन पढ़ाई एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। और पढ़ाई को हमेशा इसलिए पढ़िए कि उसको याद नहीं करना है। याद करने के लिए मत पढ़िए, आप उसके लिए नौकरी के लिए मत पढ़िए। बस उससे ये देखिए कि जो पढ़ाई है उसका असली, उसका एसेंस क्या है, उसका क्रक्स क्या है, उसका रस क्या है, उसको अपने शरीर में धारण करिए, उसके लिए काम करिए। आप विश्वास मानिए कि आप इस दुनिया में पीछे कभी नहीं करेंगे। ये मेरा अपना है कि मैंने इस चीज़ को किया तो मुझे लगता है कि पीछे आप नहीं करेंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए, क्योंकि अभी जब मेरे SDM साहब का फ़ोन आया था तभी हमारी 10 बजे की मीटिंग लग गई है, मुझे वहाँ जाना है। ठीक है, तो चलिए फिर कभी हम आएंगे और आप ठीक है।